जैसे कि पहले 2008 में जो हमारे पास बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, तब भी इंडियन आर्मी चाहती थी कुछ करें, कुछ एक्शन लें, पाकिस्तान को कुछ करारा जवाब दें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब अगर देखें कि पुलवामा होता है, बालाकोट होता है, तो उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है, ताकि फिर उनके पास भी एक डर हो कि इंडिया को अगर हम लोग कुछ करेंगे तो उधर से रिटेलिएशन आएगा। अगर हम लोग देखें ब्यूरोक्रेट्स को, स्पेसिफिकली एम्बेसडर्स को, उनको भी खुले छूट दी गई है। 370 का मुद्दा देखा हमने कि उतने बड़े डिसीजन को लेने के लिए किस तरह एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो गिरतर भपकियों से नहीं डरे, अपना खुद का स्टैंड ले सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा राहुल गांधी जी के जो बयान उन्होंने अपने बाहर जाके देश से बाहर दिए है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। ठीक है, वो तो खुद को बहुत पढ़ा लिखा बता रहे हैं, ग्रेजुएटेड है हार्वर्ड के। मेनन जी वो जो बम्बे ब्लास्ट हुए थे वो भी सीए था। ठीक है, लिटरेट होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस डिसीजन को किस टाइम पे लेना चाहिए। जब से 2014 के बाद सरकार बदली है, जो एक सेफ्टी का इशू है वो भी हमें वुमेन का जो सेफ्टी है उसको लेके भी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं मतलब दिल्ली जैसे शहर में भी अब हमें थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा है। आप बात करें जो महिलाएं हैं वो पहले इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी जो आज के दौर में है। विपक्ष एकजुट तब भी हुआ था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। विपक्ष एकजुट बहुत बार हुआ है। विपक्ष एकजुट होता है, इसका अर्थ यही है कि सामने वाले को किसी भी तरह हराना है। इनका मुख्य एम ये नहीं होगा कि हम डेवलपमेंट करें या सरकार बने, का मुख्य एम है कि बीजेपी को हराएं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जो हमारे पीएम है, उनकी ये 8-9 साल किस तरीके से निकले इकोनॉमिक्स के एंड बाकी सब चीज़ों के? देखिए, आप जैसे कि हम एक स्टूडेंट है तो हम किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते, तो मुझे पर मैं एक कामों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम हुआ है। जैसा कि मेरे साथी ने पहले भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम हुआ है, जब आप किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, उससे जो देश की उन्नति होती है। तो और काफ़ी सारी हमारे मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि युवा कौशल योजना, जिससे युवा खुद कुशल होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ मत बांटिए। मोदी जी ने किसी को बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड नहीं किया, जैसा कि यूपी सरकार ने प्रोवाइड किया, अखिलेश जी की सरकार ने प्रोवाइड किया था। तो ऐसी कोई भी चीज़ मोदी सरकार ने प्रोवाइड नहीं करी। उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए योजनाएं प्रोवाइड करी। उन्होंने जैसे कि उज्ज्वला जो योजना थी, जो उन्होंने सिलेंडर पहुंचाए थे, तो उन्होंने सिलेंडर गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंचा दिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद मतलब लोगों तक सीमित रख दिया कि आप अपने हिसाब से उन्हें भरवाइए, क्योंकि आप लोगों तक बेसिक नेसेसिटी पहुंचा सकते हैं। मतलब आप लोगों की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि आप जो डिमांड होती है ना वो कभी पूरी नहीं होती। तो मोदी जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लोगों की नीड्स पूरी कर देते हैं, बाकी जो भी आपको आगे लगे वो आप खुद से करें। ये काफ़ी सारी उनकी ऐसी योजनाएँ आई हैं कि ये 2024 में जो भी ये रीजंस हो रहे हैं, सारा महागठबंधन हो रहा है विपक्षों का, आपको लगता है कि 2024 में हो सकता है हमें नए प्रधानमंत्री का चेहरा देखने को मिले? मुझे ये बात बिल्कुल सच नहीं, मतलब बिल्कुल इस बात को सुन के तो मैं हंसी दूँ, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि विपक्ष कितना भी जुड़ जाए। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब मैं पहले भी ये बयान दी हूँ कि आप जब एक शेर होता है उसको ना अकेले एक गीदड़ नहीं हरा सकता। शेर को हराने के लिए ना गीदड़ की ऐसे लाइन लग जाती है। हम भी छोटे भी हमारे कॉलेज में कोई छोटा इलेक्शन भी होता है ना, तो जो मजबूत प्रत्याशी होता है उसको हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं हरा पाता। तो वो तो आने वाला समय बताएगा। देश की जनता को, हमको मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में वो प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। मैम सर, मेरा सवाल आपसे कि ये जो गठबंधन, सेम सवाल जो मैंने मैम से किया था कि ये जो 2024 में महागठबंधन होने वाला है, इससे देश की सत्ता पे कोई असर पड़ेगा, नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे लिए ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है 2 कारणों से। एक कोर्स होता है पॉलिटिकल साइंस में कि आपको ना इलेक्शन को एनालाइज करना होता है। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँगा, पहली बार 2024 में मैं जनरल इलेक्शन से वोट करूँगा, तो मेरे लिए दोनों तरह से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे जिसको वोट करना होगा, अपनी समझ से करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपने समझ से अपना एनालाइज करके वोट करेंगे कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। आपने एक सवाल और पूछा, माफ़ कीजिए, आपने एक सवाल और पूछा कि क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्ष एकजुट तब भी हुआ था जब
इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, विपक्ष एकजुट बहुत बार हुआ है। विपक्ष एकजुट होता है, इसका अर्थ यही है कि सामने वाले को किसी भी तरह हराना है। इनका मुख्य एम ये नहीं होगा कि हम डेवलपमेंट करें या सरकार बनकर, मुख्य एम है कि बीजेपी को हराएं। आप अगर देखिए, आप ले लीजिए, आप टीएमसी को ले लीजिए, आप माफ़ कीजिए, आप एसपी को ले लीजिए, बीएसपी को ले लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ले लीजिए, और शिवसेना का जो पुराना वाला विंग है उसको ले लीजिए, और सीपीआई को ले लीजिए। अब ये सब मिलके एक विपक्ष बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इन पाँचों की आइडियोलॉजी सेम है? पाँचों की आइडियोलॉजी सेम है, पाँचों एकदम पाँच अलग अलग कोने पर हैं। फिर भी मैं एसपी बीएसपी को अगर एक तरफ देख भी लूँ, लेकिन बाकी चारों तो चार कोने पर हैं। क्या इनकी सरकार जो अगर बन भी गई, मान के चलिए, वो तो मुझे पता है नहीं बनेगी, और मेरे बोलने से, आपके बोलने से होगा नहीं। जो जनता चाहेगी वही होगा, जनता का जो जनमत होगा वही होगा। लेकिन क्या चार अलग अलग आइडियोलॉजी की सरकार एक स्टेबल सरकार बना पाएगी? क्या वो कड़े निर्णय ले पाएगी? ये सवाल है, ये मुद्दा है कि वो कड़े निर्णय कभी नहीं ले पाएगी जो जिस तरह इन्होंने लिया। वो कड़े निर्णय लेने के लिए आपको वहाँ पर मेजॉरिटी चाहिए। 370 का मुद्दा देखा हमने कि उतने बड़े डिसीजन को लेने के लिए किस तरह एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो गिरतर भपकियों से नहीं डरे, अपना खुद का स्टैंड ले सके और खुद का एक से बना सके। जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट में है, एकजुट होकर चल रही है, काफ़ी सीटें भी इन्होंने जीती हैं, तो इसके ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि जस्ट बिकॉज ये लोग पावर में हैं, ये सत्ता का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। गलत तरीके से उपयोग, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोड़ना, जल्दी डिसीजन सुनाना। यूपी में हमारे प्रयागराज में एक कांड हुआ अतीक अहमद के ऊपर, ये सारी चीज़ें। ये बात मुझे सुन के सबसे बड़ी हंसी तो मुझे इस बात पर ये आती है कि ये कह कौन रहा है? ये कह कांग्रेस पार्टी रही है, जिनकी इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ढांचे को ही बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ढांचे को बदल दिया। ऐसे ऐसे शब्द बीच में ला दिए, ऐसे ऐसे इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था, ये 13 जजों की बेंच बैठानी पड़ी थी। आपको पता होगा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कितने बड़ी बेंच बैठानी पड़ी थी। तो क्या ये बात बोलने के लिए आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या आपकी खुद की पार्टी ने अपने हम हिंदी में कहते हैं ना, अपने गिरबान में झांक के देखिए, क्या आप कहने के लिए काबिल हैं? अगर कोई दूसरी पार्टी कहती है मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी के जो बयान उन्होंने अपने बाहर जाके देश से बाहर दिए है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड, ठीक है। वो तो खुद को बहुत पढ़ा लिखा बता रहे हैं, ग्रेजुएटेड है हार्वर्ड के। मेनन जी, वो जो बम्बे ब्लास्ट हुए थे वो भी सीए था, ठीक है। लिटरेट होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड होना जरूरी है। पता होना चाहिए कि किस चीज़ को, किस डिसीजन को किस टाइम पे लेना चाहिए। और मैं अभी अतीक अहमद की बात करी आपने, सपा सरकार में वो उस टाइम पे जो है वो मुख्य आरोपी उस टाइम पे घोषित किए गए थे वो, परंतु वहाँ की उस टाइम की सरकार ने उन पर कोई भी वो उस टाइम पे वो एक्शन नहीं लिया। और जब आज की भाजपा सरकार या कोई भी सरकार जो इस टाइम पे यूपी में सरकार चल रही है, अगर वो अभी उस पर एक्शन ले रही है, तो वही सरकार जिसने उसे मुख्य आरोपी घोषित किया था, वही सबसे ज़्यादा चिल्ला वही रही है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक्स उनके साथ होंगे, तभी तो वो चिल्ला रही है कि क्योंकि उन्हीं की सरकार में अगर वो मुख्य आरोपी घोषित है तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और यूपी में सबसे ज़्यादा, अब देखते थे कितने ज़्यादा मर्डर होते थे, कितने ज़्यादा महिला सशक्तिकरण में बात करते थे। पिछली सरकार जो थी, पिछली सरकार ने कोई महिला सशक्तिकरण पे काम नहीं किया। अभी जो उज्ज्वला योजना है और अभी गरीब जो अपने किसान भाई है, अभी भाजपा सरकार ने जो है इस टाइम पे, मैं किसी भी सरकार के उसके फेवर में नहीं हूँ, परंतु अभी जो पिछले 9 साल रहे हैं, केसीसी जो एक लोन मिलता है 4% के ऊपर जो अपने किसान भाइयों को मिलता है, क्योंकि किसान भाई पहले इतने कर्जे में थे कि उनसे कोई भी लोन लेने जाते थे कम से कम 10% 12% पे लोन मिलता। आपने यूपी की बात की, तो यूपी में कई सवाल उठते रहे, योगी गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसके ऊपर सवाल ये उठते रहते हैं कि ये धर्म देख के पक्षपात करके चीज़ें करते हैं। देखिए, एक जैसे आप योगी जी का बयान सुना था कि उन्होंने कहा था कि एक जो राजा है उसके लिए सभी एक है, परंतु राजा का अपना भी तो एक अपना उसका पर्सनल लाइफ है ना, उनकी एक पर्सनल लाइफ है। और जैसे आप कहते हैं कि उनका जैसे और समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जैसे अपने मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है, वो कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी उनकी ईद होती है उसमें वो नहीं आते, वो उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है, उसमें हम कहने वाले कोई नहीं होते। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो 8-9 साल मोदी गवर्नमेंट के रहे, ये आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से रहे, अच्छे बुरे खराब? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो सबसे पहले मुझे जो अच्छा डिसीजन लगा है 370 जो अबॉलिश हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों को और जहाँ के अलगावादी थे वह वहीं से ही जो फ़ायदा लेते थे, वहीं से जो भी पैसा आना, कोई नौकरी आनी, सब कोई भी किसी को नहीं पता होता था कि भाई हाँ नौकरी आई है। जम्मू वालों को अगर हमें आप अनुमान लगा लीजिए एग्जाम्पल के साथ 300 नौकरी आई है, तो कम से कम 170 से 200 नौकरी जी कश्मीर में सीधा, कोई उसमें मतलब लगता नहीं था, कोई भी ट्रांसपेरेंसी होती थी। परंतु अभी जो मोदी जी का और अमित शाह जी का कोई डिसीजन है, मैं इसका सराहना करता हूँ।
अभी यहाँ पे कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी भी लेके गए थे। उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर की युवा जो हैं वो इस गवर्नमेंट से परेशान हो चुके हैं, रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो एक आतंकवादी से मिले हैं, और जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चन पूछे तो बता नहीं पाए। बताने के लिए तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ कि आज को कल को मैं किसी और से मिला, कल उसका तर्क से कोई फैक्ट के साथ आंसर रखेंगे, किसी आप अगर उसका सबूत रखते हैं। और कश्मीर का जो युवा है अभी सबसे ज़्यादा, अब वहाँ पे हमारे एक स्कीम चलती है, क्या बोलते हैं अपने वहाँ पे स्किल इंडिया के उधर से जितने भी वहाँ से लोग आ रहे हैं और हमारे जम्मू में आके स्किल इंडिया के माध्यम से वो अभी अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं अभी जो भाजपा के जो रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में, अभी थोड़ा सा ये अपना आपके इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि थोड़े से जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो थोड़ा सा रहा है, उस त्रुटि रही है। कुछ भी पेपर निकलते हैं हमारे, कुछ भी उसका स्कैम का जो है वो सारा लीक हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये रखना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा अगर ध्यान दे केंद्र सरकार तो हमारे फ्यूचर के लिए सही रहेगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर हम उपलब्धियों की बात करें इस 9 साल में इस गवर्नमेंट की कोई 3 उपलब्धियाँ, तो आप इसमें किसको काउंट करें? देखिए, उपलब्धियाँ तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपलब्धियाँ, बहुत खामियाँ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी उपलब्धियाँ ज़्यादा है। और उपलब्धियाँ 3 में मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मैं किन 3 के नाम लूँ, क्योंकि 3 के नाम लेना मतलब एक बहुत सारे चाबी में से असली चाबी चुनना है, कौन सा सही चुनूँ। और लेकिन फिर भी अगर आप 3 कहते हैं तो एक पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा। 2014 से पहले देखिएगा, आपको पता चलता था माफ़ कीजिए कि आज बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ, कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसके पहले मुंबई में बम ब्लास्ट हो रहा है, उसके पहले ताज पे अटैक हो रहा है, उसके पहले भोपाल पे अटैक हो रहा है। मतलब हर शहर में कोई ऐसा शहर बचा ही नहीं था जहाँ पर बम ब्लास्ट नहीं होता था। 2014 के बाद कितने बम ब्लास्ट हुए? क्या नेशनल सिक्योरिटी इन्हेंस नहीं हुई है? और हाँ, अगर इस पर कोई इनको क्रिटिसाइज़ करता है तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है? क्या हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो नेशनल रॉ है, आईबी है, क्या इनके काम करने के तरीके में क्या इनको अगर ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई तो क्या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल है कि जब काम करने वाले लोग वही हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो वही हैं, तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ ऊपर का पॉलिटिकल अगर चेंज होने से अगर इतना प्रभाव पड़ सकता है, इसका अर्थ इस पर हम ये भी सवाल उठा सकते हैं, क्या जो पिछली सरकारें थी क्या वो इनको ऑटोनॉमी नहीं देती थी? क्या वो मिली हुई थी इन चीज़ों में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है सरकार की। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन भारत का कद बहुत ऊँचा हुआ है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम सिर्फ यूएस या फिर चाइना को नहीं देख रहे हैं। भारत इंडिया हैज़ बिकम अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ में इंडिया हैज़ बिकम अ लीडर। द कंट्रीज हैव बिगन सीइंग इंडिया एज देयर लीडर। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज की बात है। 1950 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चली थी तो भी भारत को एक लीडर के रूप में देखा जा रहा था। बीच में कुछ हुआ था और भारत की अंदरूनी राजनीति, एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण कुछ ऊंच नीच हुई थी, लेकिन आज फिर से वो भारत का जो पुराना पोजीशन है, जो वो पकड़ है और पिछले से कई ज़्यादा भारतीय का आर्थिक सुपर पावर भी है, एक मिलिट्री सुपर पावर भी है। तो हाँ, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की जो स्थिति है बहुत सुधर गई है। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक देश तभी बढ़ता है, एक देश की समृद्धि तभी होती है जब उसके में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, जब उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, जब आपके रोड्स अच्छे होंगे तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका पूरा इकोनॉमिक ग्रो होगा। तो हाँ, नितिन गडकरी जी, इन्हें एक बहुत सही मंत्रालय मिला के बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के मंत्री हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और भारत की जो डेवलपमेंट है, भारत का जो रोड हो गया, भारत के जो ब्रिजेस हो गए, भारत के जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्ट मिला है और मैं इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं। और मैं चाहूँ तो गिना सकता, लेकिन आपने 3 पूछा, मैं 3 ही पर सीमित कर सकता हूँ। आपने 3 चीज़ें बताई, नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल रिलेशन। मैम, मेरा सवाल आपसे कि आप भी क्या इस भाई साहब के सपोर्ट में आएंगी कि ये जो बातें इन्होंने कही वो सही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मुद्दे इन्होंने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मुझे तो लगता है कि जब से 2014 के बाद सरकार बदली है, जो एक सेफ्टी का इशू है वो भी हमें वुमेन का जो सेफ्टी है उसको लेके भी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं मतलब दिल्ली जैसे शहर में भी अब हमें थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा है। आप बात करें जो महिलाएं हैं वो पहले इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी जो आज के दौर में है। आप बात करें भारतीय सभ्यता की महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो यहाँ पे सिर्फ एक हिंदू सभ्यता की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। जैसा कि बार बार
सरकार पे आरोप लग जाता है कि ये एक धर्म की सरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि जो मुस्लिम कंट्री है उसका ओरिजिन अरब कंट्री है, वहाँ पे आज तक कोई महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मगर हम देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो एक महिला है, मुस्लिम महिला है, जो तो देश में जो है वो महिला सशक्तिकरण आ रहा है और सरकार का इसके तरफ बिल्कुल कदम है। और मुझे लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में और महिला सशक्तिकरण की ओर कदम उठाएगी। तो इस गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी पे भी बहुत अच्छे काम किया, आप इससे बिल्कुल मान? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वुमेन सेफ्टी पे बहुत सारे काम किए सरकार ने। आपसे अगर मैं यही सेम सवाल पूछूं कि इन्होंने ये जो 3 चीज़ें गिनाई भाई साहब ने, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने क्या आपके हिसाब से इस पे काम किया? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया इस मैटर में। और गवर्नमेंट ने एक काम ये किया है कि जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट थे, जो एग्जिस्टिंग जो कमांडर्स थे, लीडर्स थे मिलिट्री के, उन सबको भी खुले हाथ दे दिए हैं कि हाँ आप लोग अपने एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। जैसे कि पहले 2008 में जो हमारे पास बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, तब भी इंडियन आर्मी चाहती थी कुछ करें, कुछ एक्शन लें, पाकिस्तान को कुछ करारा जवाब दें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब अगर देखें कि पुलवामा होता है, बालाकोट होता है, तो उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है, ताकि फिर उनके पास भी एक डर हो कि इंडिया को अगर हम लोग कुछ करेंगे तो उधर से रिटेलिएशन आएगा। अगर हम लोग देखें ब्यूरोक्रेट्स को, स्पेसिफिकली एम्बेसडर्स को, उनको भी खुले छूट दी गई है इसमें डिफेंस, ये डिप्लोमेसी में। आज देखें अलग अलग बायलैटरल रिलेशंस बन रहे हैं। टर्की के साथ ऑपरेशन दोस्त किया गया है, जो चाइना में देखिए अभी चाइना को G20 में भी अरुणाचल में किया गया है, और चाइना भले नहीं आया लेकिन बाकी सारे कंट्री आए, जो कि चाइना एक्चुअली से डिस्प्यूटेड लैंड मानता है उसके बावजूद। इसलिए हम लोग देखें जियोपॉलिटिकली और इंटरनेशनली बहुत ही अच्छे रिलेशंस हमारे बन रहे हैं, और इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ते जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर स्पेसिफिकली एक जब ऐसा गाइडेंस हो डॉक्टर S जयशंकर जैसे IFS का, तब तो और भी ज़्यादा। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो पिछले 8-9 साल रहे हैं उसमें देश डेवलपमेंट की तरफ गया है। बिल्कुल बिल्कुल।